हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हार्यंक वंश के बारे में, जो कि मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला वंश भी माना जाता है। तो आइए गाइस, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय मगध महाजनपद से हुआ है। मगध, जो कि आज के समय में बिहार है। मगध के शासकों ने अनेक युद्धों के जरिए मगध का विस्तार किया और मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य की स्थापना में अनेक राजवंशों का योगदान है। इनमें कुछ राजवंश जैसे कि हार्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि हैं। इनके अलावा और भी राजवंश हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य को विस्तृत किया। इस वीडियो में हम जानेंगे हार्यंक वंश के बारे में, जिन्होंने मगध साम्राज्य के उदय में अपना आरंभिक योगदान दिया। इनके शासकों का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। इनमें सबसे आरंभिक, जो कि बिंबिसार नामक शासक थे, वो हार्यंक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बिंबिसार हार्यंक वंश के महान शासक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में अंग साम्राज्य को मिलाकर मगध साम्राज्य के विस्तार की कहानी आरंभ की थी। इन्होंने अंग प्रदेश को जीतकर मगध में मिला लिया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अन्य देशों से भी इनके दोस्ताना संबंध रहे। मगध नरेश राजा बिंबिसार की कहानी और भी ज़्यादा रोचक होने वाली है। मगध सम्राट बिंबिसार महान पित्याचा पुत्र और महान पुत्रांचा पिता थे। इनके दोस्ताना संबंध अवंती के राजा चंद्र प्रतिधोत, सिंध के शासक रुद्रायन और गांधार के मुकुरगीति से दोस्ताना संबंध थे। अंग प्रदेश को जीतकर ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इन्होंने अनेक विवाह संबंधों से भी अपने राज्य का विस्तार किया। अंग प्रदेश को जीतकर उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया, यानी कि वहां का राज्यपाल अजातशत्रु को बनाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। युद्धों के बाद जब ये बौद्ध से मिले, तो बौद्ध से मिलने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, लेकिन ये जैन और ब्राह्मणों के प्रति भी सहिष्णुता से रहते थे। इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और अपने शासनकाल में इन्होंने अनेक कार्य किए, जैसे कि बौद्ध भिक्षु को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दे दी। बिंबिसार ने अपने पुत्र जैवक, जो कि राजवेद थे, उनको भगवान बौद्ध की सेवा में नियुक्त किया। बिंबिसार ऐसा प्रथम शासक था जिसके पास स्थायी सेना थी। उससे पहले किसी के पास भी कोई स्थायी सेना नहीं थी। उसने अपने पूरे जीवन में 500 शादियां की, जिसमें 500 रानियां थी। उसकी महावक के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी, जिनमें से एक परम रूपवान अम्रपाली थी। अम्रपाली, जो कि वैशाली की नर्तकी, परम रूपवती, कला प्रवीण, गणिका और बौद्ध की परम उपासक थी। अम्रपाली के सौंदर्य से प्रभावित होकर बिंबिसार उन्हें लच्छवी ले आया। लच्छवी से जीतकर राजगृह ले आया। उन्होंने उससे विवाह कर लिया और दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था जीवक, जिसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की 7 सालों तक और वहां से आने के बाद राजवेद बन गए। उन्होंने भगवान बुद्ध के वैद्य के रूप में भी कार्य किया। जो बिंबिसार ने जीवक राजवेद भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था, वो बिंबिसार का पुत्र ही था। अंतिम समय में बिंबिसार को अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया। ऐसा उसने देवव्रत नामक विरोधी के कहने पर किया था। बिंबिसार को बंदी बनाने के पीछे देवव्रत को उकसाना
निहित था। महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद में डाल दिया, जहां से वो बने पूरे इतिहास के एक अभागे बाप। देवव्रत, जो कि भगवान बुद्ध के महान विरोधी थे, उन्होंने अजातशत्रु को उकसाया, क्योंकि बिंबिसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसका फायदा देवव्रत ने अजातशत्रु को उकसाकर उठाया और उसके बाद बिंबिसार की हत्या कर दी गई, जहां से शुरू होता है अजातशत्रु का शासनकाल, जिसने अपने पिता को मारने के बाद शासन ग्रहण किया। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें उसने अनेक युद्ध किए। अनेक युद्धों के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार किया। विज का संग मगध में विलय कर दिए। अजातशत्रु के शासन में अजातशत्रु को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही बाहुबली और बुद्धिमान था, जिससे उसने इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे कि कोशला संघर्ष। बिंबिसार की पत्नी कोशला की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। वहां से अजातशत्रु विजयी हुआ और बाद में प्रसेनजीत के साथ दूसरा युद्ध हुआ, उसमें अजातशत्रु पराजित हो गया, लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी दहेज में दे दी। विज संघ की अगर बात करें तो लच्छवी राजकुमारी चेलना, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, उनकी दो पुत्री हेल और बेहेल को हाथी और रत्नों का हार दिया था। अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा, इसे चेलना ने अस्वीकार कर दिया, तो लच्छवी के खिलाफ अजातशत्रु ने युद्ध छेड़ दिया और राज्य में फूट डालकर पराजित कर दिया और लच्छवी को अपने राज्य में मिला लिया। मल प्रदेश की अगर बात करें तो मल में संघर्ष कर मल पर विजय प्राप्त कर उसे भी मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध सभा महात्मा बुद्ध की, जो कि 483 ईसा पूर्व हुई थी, वो सातपूर्णी गुफा में राजगृह में हुई थी। इसके बाद जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी हासिल की थी, वैसे ही अजातशत्रु के पुत्र ने भी किया। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में बहुत सारे विवाह संबंधों से क्षेत्र विस्तार किया। इसके बाद उसके पुत्र उदयन ने अपने पिता की भांति ही अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी हासिल की थी, वैसे ही उदयन ने भी गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। उससे पहले वो चंपा का उपराजा था, यानी कि राज्यपाल था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालन करता था। उसने अपने शासनकाल में सबसे पहले पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बनाया गया था, उस राज्य की स्थापना की, उस नगर को बनाया और उसे अपने राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। मगध की प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। उसके बाद उदयन के बाद हार्यंक वंश के अनेक राजा आए, यानी कि उदयन के बाद अनिरुद्ध और मंडूक थोड़े थोड़े समय तक शासक बने, जो कि 3 पुत्र थे उदयन के, अनिरुद्ध, मंडूक और नागदशक। उद के पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक थे, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल था। इतने निर्बल होने के कारण उन्होंने
वो युद्ध करने से डरता था। शासन तंत्र में स्थिरता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैल रहा था। राज्य विद्रोह कर रहा था। उनके सेनापति शिशुनाग ने उनकी हत्या कर दी और उनकी हत्या कर हार्यंक वंश का अंत कर दिया। उनके सेनापति शिशुनाग ने उनकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व में और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर हम ऐसी ही वीडियो आपको पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।